दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। जिन लोगों का भी कल पेपर है, आपने तैयारी कर ही ली होगी, लेकिन अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी, तो हमें भी लगेगा कि चलिए आपकी कुछ मदद कर पाए। 2023 का ये पूरा पेपर है भाई, जो MJPRU यूनिवर्सिटी में आया था। कोई यूनिवर्सिटी अगर सिलेबस सेम है तो काम का ही होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स टॉपिक्स देख लेना। अगर यही आपका टाइटल है, यही आपका सब्जेक्ट है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सबसे पहले दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्रोमेटिन क्या होता है, PCR क्या होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, एलिसा क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर यहाँ पे भैया 4 लॉन्ग आते हैं, जिनमें से कोई 3 करने होते हैं, और फिर फाइनली 3 लॉन्ग होते हैं, जिनमें से 2 करने होते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा हम बाहर भी गए हुए थे, वरना कोशिश करते एक और पेपर डालने की, लेकिन चलिए पहले इसे डालते हैं और सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो 2024 वाला पेपर भी करा देंगे, वरना आपने पढ़ ही लिया होगा ज्यादा से ज्यादा भाई। ठीक है, सबसे पहले क्रोमेटिन क्या होता है। तो क्रोमेटिन नाम सुना है। DNA और प्रोटीन, प्रोटीन भी कौन सी, तो हिस्टोन प्रोटीन होती है, का मिला जुला रूप होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और सेल डिवीजन के टाइम ये क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमेटिन मोटा मोटा सबने सुना है, धागे नुमा संरचना होती है, जो गुणसूत्र बनाने में काम में आती है। तो क्रोमेटिन काहे से, DNA और प्रोटीन का बना हुआ मिश्रण होता है, जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बनाने में काम में आती है। तो यानी ये गुणसूत्र बनते हैं किससे, क्रोमेटिन की सहायता से, जो कि धागे नुमा संरचना होती है। फिर फंक्शन ऑफ PCR, PCR का क्या काम होता है। तो PCR का काम होता है DNA की बहुत सारी कॉपीज बनाना, DNA का रेप्लिकेशन करना, रेप्लिका बनाना। इससे छोटी सी DNA क्वांटिटी को बड़े अमाउंट में बनाया जाता है। यानी DNA को रेप्लिकेशन करने के लिए, DNA की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग PCR का इस्तेमाल करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 2-3 लाइनों में लिखने होंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक साइंस होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करके बायोलॉजिकल डेटा, DNA है, RNA है, प्रोटीन है, इन सब की स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ RNA की बात करें तो RNA 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA क्या होता है, प्रोटीन बनाने का मैसेज लाता है। tRNA एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है, और rRNA क्या करता है, राइबोसोम को बनाने का काम करता है। 3 इंडस्ट्रियल एंजाइम, 3 ऐसे एंजाइम बताइए जो इंडस्ट्रीज में, यानी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें इस्तेमाल होता है। तो एक तो एमाइलेज हो गया, एक प्रोटीएज हो गया, एक लाइपेज हो गया। ये स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, ये फैट को तोड़ता है। तो अलग अलग लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है, तो जेनेटिक कोड DNA RNA की एक लैंग्वेज होती है। कोड का मतलब ही क्या, लैंग्वेज होती है, जो बताता है कि कौन सा एमिनो एसिड कौन सा प्रोटीन बनाएगा भाई। ठीक है, जेनेटिक कोड हमने पूरा लॉन्ग में भी कराया हुआ है, अलग अलग सेमेस्टर्स में, फर्स्ट में, थर्ड में। तो आप सर्च करोगे जेनेटिक कोड BD अपनी वीडियो लॉन्ग में भी आ जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। एलिसा क्या होता है, तो एलिसा एक परीक्षण टेस्ट है, जिससे एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। मोटा मोटा HIV जो एड्स वगैरह होता है, HIV वायरस की जांच के लिए एलिसा का इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, एलिसा परीक्षण का। फिर है एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो जीन की स्टडी करने के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए, डिजीज को बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, पहचानने के लिए, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर की एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 प्रोटीन डेटाबेस के नाम बताओ, तो PDB हो गया, स्विस प्रोट हो गया, यूनिप्रोट हो गया। ये सब प्रोटीन डेटाबेस के नाम है। BT कॉटन क्या होता है, तो ये जनरली मॉडिफाइड कॉटन होता है, जो इंसेक्ट से खुद का ही बचाव करने के काम में आता है। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद जो कॉटन है उसे कहते हैं मॉडिफाइड या फिर BT कॉटन। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ और एवरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है। तो काफी अच्छा है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, देखो ध्यान से समझो, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले 2 आदमी, एक ग्रिफिथ है और एक दूसरे, उन्होंने फिर कुछ एडवांस जोड़ा उसमें। ग्रिफिथ ने 1928 में कहा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया है उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने कहा इसमें 2 खिच्चू मचे होते हैं। स्ट्रेन का मतलब तनाव, 2 तनाव होते हैं, एक S स्ट्रेन होता है और एक R स्ट्रेन होता है। जो R वाला होता है वो रफ होता है, S वाला स्मूथ होता है। जब S स्ट्रेन को चूहों में इंजेक्ट करा गया तो चूहा मर गया, लेकिन जब R स्ट्रेन को करा गया तो चूहा जिंदा रहा। तो इन्होंने कहा ये जो बैक्टीरिया है इसके 2 स्ट्रेन है, एक S है, एक R है। चूहे में S डाला, मर गया, R डाला, नहीं मरा। लेकिन जब हीट किल्ड, यानी जो S वाला है उसे गर्म करके खत्म कर करा के, लेकिन साथ में R वाले को भी डाला,
तब भी चूहा मर गया। इससे ये पता चला कि अगर भले ही मरा हुआ एस स्ट्रेन है, खत्म एस स्ट्रेन है, तब भी वो आर वाले को एस में कन्वर्ट कर देता है। इससे पता चला कि डेड एस स्ट्रेन का कोई फैक्टर ऐसा होता है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फिर दो बातें ग्रिफिथ ने अपनी बात कह दी, अब एवरी ने क्या कहा, एवरी हैं, मैक्लियोड हैं, इन सब ने मिलकर क्या कहा, इन्होंने ये सिद्ध किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये डीएनए की वजह से हो रहा है, प्रोटीन की वजह से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया से डीएनए को अलग कर दिया, आरएनए को अलग कर दिया, प्रोटीन को अलग कर दिया और एक एक करके खत्म कर करके देखा। जब उन्होंने प्रोटीन को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब डीएनए को खत्म कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने पर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है भाई। ठीक, तो ये ग्रिफिथ और एवरी है जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है, जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर डीएनए का जो मॉडल मोटा मोटा है वो विद डायग्राम आपसे पूछा है। डीएनए का मॉडल का डायग्राम आप 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो तो आप बना लेना, हमने उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है। पूरा नाम डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में इसका मॉडल दिया था, जो कि कैसा था, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। इस तरीके के आपने डायग्राम बचपन में खूब बनाए होंगे, बना लेना भाई। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक और ये दूसरा स्ट्रैंड होता है, जिनमें क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब होते हैं, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बचपन से आपने पढ़ रखा है। तो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, राइट हैंडेड होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, हर न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है, तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्कराएं होती हैं, फास्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। टोटल डीएनए में कितने बेस होते हैं, तो 4 बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन होते हैं। आपस में ये स्पेशल तरीके से जुड़े होते हैं। एडेनिन हमेशा थायामीन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। एडेनिन थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। डीएनए की जो बैकबोन होगी वो शुगर है, फास्फेट है, इन सबसे बनी होगी। एक जब पूरा चक्कर घूमेगा, वो जो हमने आपको बताया घुमा हुआ होता है, तो जब पूरा चक्कर घूमेगा तो उसमें 10 बेस पेयर यानी एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, इनके 10 जोड़े टोटल पाए जाएंगे। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और रेप्लिकेशन के टाइम अपनी कॉपी को बनाता है, यानी डीएनए अपनी कॉपी को बनाएगा और प्लस जो माता पिता से जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है बच्चे में उसे भी ये स्टोर करेगा भाई। ठीक है, स्कोप ऑफ ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है इसका क्या स्कोप है भाई, तो काफी स्कोप है। क्यों? क्योंकि भैया मॉडर्न साइंस एक तरीके से ही है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक मॉडर्न साइंस है जिसमें बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस और मैथ का यूज करके बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करा जाता है। आज के टाइम में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा हो गया है। कैसे? तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज जीनोम सिक्वेंसिंग है, जीन आइडेंटिफिकेशन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये सब इसी की सहायता से पूरा हुआ था। इससे क्या करते हैं, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इन सब के सीक्वेंसेस को कंपैरिजन तुलना कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो बीमारियां हो गई हैं उन्हें हम लोग ठीक कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं, वैक्सीन को डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैंसर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वायरल डिजीजेज हैं, जितना भी है उन सब की स्टडी में बहुत रोल है। यानी साथ साथ खेती है, एग्रीकल्चर है, जितनी भी ट्रांसजेनिक, ये पेपर में आया हुआ है ट्रांसजेनिक क्रॉप, अभी दिखाएंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं, बीमारियां हैं, इन सब में भी ये काम में आता है। ओवरऑल बात करें तो रिसर्च में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, इन सब में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर एक क्वेश्चन है लैक ओपेरॉन, कई बार आया हुआ है, ये क्या होता है, तो लैक ओपेरॉन एक जीन रेगुलेशन सिस्टम है। सरल भाषा में जीन को रेगुलेट करने का काम करेगा। बैक्टीरिया है, ई कोलाई इसमें पाया जाएगा। इसका काम लैक्टोज की प्रेजेंट में एब्सेंस के हिसाब से जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना होता है। यानी अगर लैक्टोज होगा तो ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। कौन से? तो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, जिनका अलग अलग काम है। लैक जेड क्या करेगा, लैक जेड क्या करेगा यार, देखिए यहाँ पे आप ये पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ तो हम आपको देंगे ही। अभी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, उस पर क्लिक करोगे मिल जाएगी। लैक जेड क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाएगा। लैक वाई क्या करेगा, पेरमिनेज एंजाइम को बनाएगा। ठीक है, परमिएज एंजाइम को बनाएगा। लैक ए क्या करेगा, ट्रांस, अब इसे टुकड़ों में पढ़ सकते हो भैया, ट्रांस अलग पढ़ लो, एसिटिलेज एंजाइम को बनाएगा। तो अलग अलग एंजाइम को बनाने का काम होता है। जब लैक्टोज होगा तब काम करेगा जीन रेगुलेशन। जब लैक्टोज नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता, तो जीन रेगुलेशन बंद हो जाता है।
जब लैक्टोज होता है तो जो पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, वो जीन को ट्रांसक्राइब कर पाता है और एंजाइम बनना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से सारी चीजें चलती रहती हैं भाई, ठीक है। इस तरह लैक ओपेरॉन केवल एक ऐसा ओपेरॉन है जो सिर्फ लैक्टोज की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है भाई, ठीक। तो ये जो एंजाइम बन रहे हैं यही सब क्या करेंगे, यही भाई जो जीन एक्सप्रेशन है, जीन रेगुलेशन है, इसे कराने का काम करेंगे। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो भैया एंजाइम ही नहीं बनेंगे, जब एंजाइम नहीं बनेंगे तो जीन एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, अपने जैसा डीएनए बना लेना, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी जैसी कॉपी बना लेता है। यह प्रोसेस सेल डिवीजन से पहले होता है ताकि हर नए सेल को सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जब कोशिकाओं का विभाजन होता है उससे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका होता है ताकि जितने भी कोशिकाएं हैं उन सबको सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। ये रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट वाटसन और क्रिक के मॉडल पर आधारित है। साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी कहां कहां पे होता है, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म में होता है और जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस में होता है भाई, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो हेलिकेज एंजाइम होता है, बहुत सारे होते हैं, प्राइमेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, लाइगेज होता है, सबका अपना अपना काम है। कोई डबल हेलिक्स, जो उसका देखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो कोई उसे ओपन करेगा, कोई उसके तनाव को कम करेगा, कोई आरएनए प्राइमर बनाएगा, फिर नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा और आखिरी में वो स्ट्रैंड्स वगैरह आपस में जुड़ के दूसरा डीएनए कॉपी बनके बन जाएगा। स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले इनिशिएशन होगा, यानी जो डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है वो खुलना शुरू होगा, जिसमें जो हेलिकेज एंजाइम होगा वो डीएनए को बीच से खोल देगा। फिर क्या होगा, जहां डीएनए खुलेगा उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। फिर प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, जितने भी एंजाइम है वो क्या करेंगे, प्राइमर का फॉर्मेशन करेंगे। फिर फॉर्मेशन होने के बाद इलॉन्गेशन होगा। इलॉन्गेशन क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा और पुराने डीएनए के हिसाब से जो नया डीएनए है उसे बनाने का काम शुरू कर देगा और लास्ट में टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, तो लास्ट में टर्मिनेशन हो जाएगा और हमें नया जो डीएनए है वो रेडी हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होती है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप वो प्लांट होता है जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डाला जाता है, मतलब अच्छा किया जा रहा है सरल भाषा में फसलों को। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है, मेथड टू प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं इन्हें आप कैसे बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे भाई, किसी अच्छे यूजफुल जीन का सिलेक्शन करेंगे, दूसरे जीन का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन क्यों करेंगे, ताकि वो फसल हम अच्छी कर सकें। फिर क्या करेंगे, जीन में को वेक्टर में इंसर्ट करेंगे और प्लांट का जो सेल होगा उसमें जीन ट्रांसफर कर देंगे। सिलेक्शन होगा, रीजनरेशन ऑफ प्लांट होगा और ट्रांसजेनिक फसल रेडी हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कम पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पोषण वगैरह अच्छा हो जाता है, यानी ओवरऑल पौधे को अच्छा बनाने का प्रयास है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ठीक है, थोड़ा पर्यावरण के लिए दिक्कत है, जीन का फ्लो गड़बड़ हो सकता है, एथिकल इशू भी हो सकता है, किसी पौधे से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, और महंगा भी ये पड़ता है। यूजेस की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, किसान की इनकम बढ़ती है, फूड सिक्योरिटी वगैरह बढ़ेगी, तो इस तरीके की चीजें रहेंगी भाई, ठीक है। ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका यूज प्रॉपर रेगुलेशन के साथ में किया जाना चाहिए, नियमों के साथ किया जाना चाहिए, ताकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक ना हो। बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होते हैं, ये एक आखिरी क्वेश्चन है जो पेपर में आया है। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, नाम ही है उसका बायोलॉजिकल डेटाबेस, जहां डेटा रखा जाएगा, जिसमें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सीक्वेंसेस स्टोर, इन सबको इकट्ठा करके रखा जाएगा। ये डेटाबेस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बेस होते हैं। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इस पूरे पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका आधार कौन है, उसका आधार है बायोलॉजिकल डेटाबेस। जब तक डेटा ही नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप कैसे काम करोगे, ठीक है। टाइप की बात करें तो पहले तो प्राइमरी डेटाबेस होता है। प्राइमरी डेटाबेस में क्या होगा, जो कच्चा डेटा है, छोटा मोटा डेटा है, रॉ डेटा, उसे हम लोग स्टोर कर लेंगे। जेन बैंक है, EMBL है, ठीक है, DDBJ है, इन सब में हम लोग स्टोर कर लेंगे। सेकेंडरी डेटाबेस क्या होता है, इसमें एनालाइज्ड डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। प्रोसाइट है, पीफार्म है, स्कोप है, इनमें मतलब पहले एनालिसिस करी जाएगी, इसमें रॉ डेटा जो मिला सब नोट कर लो, फिर एनालिसिस होगी और उसे सेकेंडरी डेटाबेस में हम लोग डाल देंगे। तीसरा प्रोटीन डेटाबेस होगा। प्रोटीन डेटाबेस में क्या होगा, PDB है, स्विस प्रोट है, यूनिप्रोट है, इन सब में हम लोग उसे इकट्ठा करेंगे। इंपॉर्टेंट रिसर्च में काम आएगा, ड्रग डिस्कवरी में काम आएगा, जीनोम एनालिसिस में काम आएगा,
जितनी भी बीमारियां उनकी स्टडी करने में काम आएगा। एप्लीकेशंस की बात करें तो मॉलिकुलर बायोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर, इन सब में इस्तेमाल होता है। अतः बायोलॉजिकल डेटाबेस मॉडर्न बायोलॉजी का बैकबोन है। इनके बिना बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो या फिर मॉलिकुलर रिसर्च पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। ये पूरी जो पीडीएफ है 2023 का ये पूरा पेपर हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी का है, तो अगर आपकी एमजेपीआरयू है तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे भाई कि एक पेपर आपको और दें, देखेंगे बैठ के। अगर पेपर मतलब टाइम थोड़ा सा मिलता है, फिलहाल मुश्किल ही है, आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है। हालांकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम हमेशा कहते हैं, लेकिन आपके लिए ये वीडियो शायद कुछ हेल्पफुल हो। कमेंट करके बताना। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, क्लिक करके लिंक पे ज्वाइन कर लेना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उस फ्री चैनल पे जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी तुरंत PDF भी डाल लें। थैंक यू भाई, धन्यवाद।